का निजाम। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म या एक गाने की नहीं है, बल्कि उस आवाज की है जिसने करोड़ों दिलों को जीत लिया। ये किस्सा है जिद और अहंकार के सामने सच्ची कला और सादगी की जीत का, मोहम्मद रफी और B.R. चोपड़ा की अनसुनी टकराहट का। तो चलिए डूब जाते हैं इस टाइमलेस सफर में और जानते हैं कैसे वक्त ने साबित कर दिया कि कुछ आवाजें हमेशा के लिए अमर होती हैं। आप देख रहे हैं 7A नियाज रिवाइंड। दोस्तों, जरा सोचो, साल था 1957 और उसी वक्त एक फिल्म आई जिसने म्यूजिक की दुनिया में टहलका मचा दिया। नाम था नया दौर। दिलीप कुमार और वैजंती माला की जोड़ी ऑन स्क्रीन ऐसे छा गई कि लोग दीवाने हो गए। ऊपर से मोहम्मद रफी की आवाज ने तो बस सीधे दिल को छू लिया। फिल्म जब ब्लॉकबस्टर बनी तो प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उसी जश्न के बीच उन्होंने रफी साहब को एक ऑफर दिया जो थोड़ा अजीब भी था और शॉकिंग भी। उन्होंने कहा, रफी, क्यों न एक डील कर ले? तुम सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए गाओ और किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए आवाज मत दो। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी आवाज सिर्फ मेरे बैनर की होनी चाहिए। ये सुनकर रफी साहब थोड़े ठहर गए, फिर बड़े प्यार से जवाब दिया, चोपड़ा साहब, मामला पैसों का नहीं है। मेरी आवाज तो लोगों की अमानत है। मैं अच्छे गानों को हर जगह गाना चाहता हूँ। आपकी फिल्मों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, लेकिन दूसरों के लिए भी गाता रहूंगा। रफी की ये बात सुनकर B.R. चोपड़ा को गहरा झटका लगा। उन्हें लगा कि उनकी बात ठुकरा दी गई है। गुस्से में उन्होंने साफ कहा, ठीक है रफी, देख लेना, मैं इस इंडस्ट्री में एक नया रफी खड़ा करके दिखाऊंगा। दोस्तों, रफी साहब से खफा होकर B.R. चोपड़ा ने ठान लिया कि अब उन्हें एक नई आवाज खोजनी है। उनकी नजरें जाकर टिकी एक राइजिंग स्टार सिंगर महेंद्र कपूर पर। चोपड़ा साहब ने पूरा फोकस उन्हीं पर डाल दिया, जैसे वो रफी के मुकाबले खड़े किए जाने वाले शख्स हों। लेकिन किस्मत भी कभी कभी मजेदार खेल खेलती है। जिस आवाज को वो रफी की जगह लाना चाहते थे, वही महेंद्र कपूर दिल से रफी साहब को अपना गुरु मानते थे। वो सिर्फ उनकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उनकी गायकी को अपना गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे। उधर म्यूजिक डायरेक्टर रवि की हालत तो सबसे ज्यादा पेचीदा थी। वो चोपड़ा साहब के फेवरेट कंपोजर थे, लेकिन हर बार जब भी कोई नई धुन बनाते, उनके दिमाग में सबसे पहले बस रफी साहब की आवाज गूंजती। उन्हें लगता था कि ये मेलोडी तो सिर्फ रफी ही निभा सकते हैं। मगर दिक्कत ये थी कि चोपड़ा साहब की जिद और ईगो के आगे रवि साहब कुछ कर भी नहीं पाते थे। मजबूरी में वही गाने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करवाने पड़ते। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर रवि साहब बेचैन रहते, क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि रफी उस धुन को अपनी आवाज दें। लेकिन फिल्म का कंट्रोल प्रोड्यूसर के हाथ में था और रवि साहब के पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता रहा और आखिरकार 1965 आ गया। इस साल B.R. चोपड़ा एक और मेगा फिल्म लेकर आ रहे थे, वक्त। लेकिन उनकी वही पुरानी जिद अब भी बरकरार थी। उनका सपना था कि महेंद्र कपूर की आवाज को पूरी तरह मोहम्मद रफी की जगह खड़ा कर दिया जाए। इस बार लेकिन कहानी थोड़ी अलग थी। म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब ने भी मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने 2 गाने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड तो करा लिए, मगर असली इम्तिहान अब भी बाकी था। जैसे ही टाइटल सॉन्ग की बारी आई, रवि साहब ने सारी हिम्मत जुटाई और सीधा चोपड़ा साहब से कह दिया, देखिए, इस गाने की रूह सिर्फ रफी की आवाज है। मैं इसे किसी और की आवाज में इमेजिन भी नहीं कर सकता। या तो ये गीत रफी साहब गाएंगे या फिर ये गाना बनेगा ही नहीं। दोस्तों, जिस गाने पर रवि साहब ने अपनी जिद दिखाते हुए मोहम्मद रफी को चुना था, उसके बोल लिखे थे मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने। कमाल ये था कि साहिर साहब ने वक्त को किसी कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया, जैसे वक्त खुद अपनी दास्तान सुना रहा हो। जब रवि साहब ने पहली बार वो धुन B.R. चोपड़ा को सुनाई, तो चोपड़ा साहब कुछ पल के लिए जैसे सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये गाना बस एक सॉन्ग नहीं, बल्कि एक एहसास है, और उस एहसास को आवाज देने का हक तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी के पास है। यही पहली बार हुआ कि चोपड़ा साहब का दिल उनके अहंकार पर भारी पड़ गया। उन्होंने अपने ईगो को किनारे रखकर ठान लिया, अब रफी साहब को खुद जाकर मनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, रफी साहब को मनाने के लिए B.R. चोपड़ा ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने रवि साहब के हाथों एक ब्लैंक चेक भिजवाया, साथ ही पैगाम भी भेजा, रफी साहब, इस चेक में जितनी रकम चाहो लिख लो, लेकिन ये गाना सिर्फ आपकी आवाज में ही चाहिए। जब रवि साहब ये ऑफर लेकर रफी के पास पहुँचे, तो रफी साहब ने उस चेक पर नजर डाली, हल्की सी मुस्कान दी
और बेहद सादगी से कहा, मेरी आवाज को पैसों के तराजू में मत तौलिए। ये आवाज हर उस इंसान की अमानत है जिसके दिल में संगीत के लिए मोहब्बत है। जहाँ तक फीस की बात है, मैं उतना ही लूंगा जितना हमेशा लेता हूँ, उससे ज्यादा कभी नहीं। रफी साहब का जवाब सुनकर अंदर तक भावुक हो गए। आखिरकार वो पला जब रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज में वो गीत रिकॉर्ड किया और जब B.R. चोपड़ा ने पहली बार वक्त का वो गाना सुना तो उनकी आंखें नम हो कल और आज। भावुक होकर उन्होंने कहा, मैं सच में गलत था। मोहम्मद रफी जैसी आवाज इस दुनिया में सिर्फ एक बार आती है, उनका कोई मुकाबला नहीं और न ही कभी होगा। दोस्तों, वो दिन इंडस्ट्री के लिए भी एक सबक बन गया। B.R. चोपड़ा ने खुद मान लिया कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, दूसरा रफी कभी पैदा नहीं हो सकता। वक्त ने उन्हें सिखा दिया कि कुछ आवाजें अमूल्य होती हैं, जिन्हें पाना तकरीबन नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी वो अनसुनी दास्तान जहाँ एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ थी मोहम्मद रफी साहब की सादगी और उनकी जादुई आवाज। वक्त ने साबित कर दिया कि सच में कुछ आवाजें बार बार पैदा नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए याद रखिए, ये है 7 एनियाज रिवाइंड।